हेलो गाइस, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्पेस इन्फिनिटी। मेरा नाम है विक्रम तिवारी और स्पेस से जुड़ी बकचोदियों में हम आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिग्स बोसॉन, या यूं कहें गॉड पार्टिकल। अरे नहीं, भगवान के बनाए पार्टिकल नहीं, पर इनको भी गॉड पार्टिकल बोला जाता है। क्यों? अरे वो धीरे धीरे करके पूरे वीडियो में जानेंगे ना। हिग्स बोसॉन पार्टिकल क्या होते हैं, उसे जानने से पहले ये समझना पड़ेगा कि उनकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल काफी समय से वैज्ञानिकों में एक सवाल को लेकर बहुत ज्यादा टकराव था कि पार्टिकल्स अपना द्रव्यमान या मास कैसे पाते हैं। मास दम है तो रोक ले, वो वाला मास नहीं। अरे ये वो वाला मास है कि रुका है तो रुका रहेगा, चलता है तो चलता रहेगा। ये वो वाला मास है कि रुकी हुई चीज को रोके रखेगा, चलती हुई चीज को जो चलाए रखेगा, वो वाला मास। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 1960 में पीटर हिग्स नाम के एक वैज्ञानिक ने हिग्स बोसॉन की थ्योरी दी थी। दरअसल हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स के न्यूनतम स्तर पर बने पार्टिकल्स हैं, मतलब ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं और ये किसी से मिलकर नहीं बने होते, बस खुद से ही बनते हैं। और इनकी जिंदगी भी बस कुछ ही क्षणों की होती है। ये बनते हैं और तुरंत ही दूसरे पार्टिकल्स में बदल जाते हैं। हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स की खोज को 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज भी कहा जाता है और इन पार्टिकल्स की मदद से यूनिवर्स के बनने और पनपने की घटनाओं को समझने में भी आसानी होती है। हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स की स्टडी करके ही बिग बैंग और उसके समय की हुई घटनाओं को आसानी से समझा जा सकता है। ये तो सब ठीक है, पर हिग्स बोसॉन होते क्या हैं, ये तो पता चले पहले। तो इसको समझने के लिए पार्टिकल्स के स्टैंडर्ड मॉडल को समझना पड़ेगा। पार्टिकल्स का स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल्स को समझने और समझाने के लिए एक सटीक हथियार है। साइंटिस्ट इस स्टैंडर्ड मॉडल की वजह से यूनिवर्स को एक बहुत छोटे स्केल पर भी समझ सकते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल में कई tरीके के पार्टिकल्स होते हैं, जिनको मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फर्मियंस एंड बोसॉन्स। वो पार्टिकल जो आपस में मिलकर मैटर या पदार्थ को बनाते हैं वो फर्मियंस कहलाते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी या फोर्स को कैरी करते हैं वो बोसॉन्स कहलाते हैं। हिग्स बोसॉन भी एक तरीके के बोसॉन पार्टिकल ही होते हैं और इनकी मदद से पार्टिकल्स कैसे अपना द्रव्यमान बनाते हैं इसको समझा जा सकता है। हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स हिग्स फील्ड से जुड़े होते हैं। हिग्स फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो पूरे यूनिवर्स में बराबर से छाई हुई है। जैसे पृथ्वी के आसपास उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वैसे ही ये भी एक फील्ड होती है जिसको हिग्स फील्ड बोलते हैं, और ये पूरे यूनिवर्स में बराबर मात्रा से फैली हुई है। जब भी कोई पार्टिकल बनता है तो शुरुआत में उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, वो एकदम नल्ला होता है, पर द्रव्यमान ना होने की वजह से उसकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। और जब वो इतनी तेजी से यूनिवर्स में ट्रैवल करता है और यूनिवर्स में हर तरफ हिग्स फील्ड बराबर मात्रा में बिछी हुई है, तो ये पार्टिकल हिग्स फील्ड से दो तरीके के व्यवहार दिखाता है। या तो ये हिग्स फील्ड से रिएक्ट करता है या ये हिग्स फील्ड से रिएक्ट नहीं करता है। अगर ये हिग्स फील्ड से रिएक्ट नहीं करता है तो इस पार्टिकल पर हिग्स फील्ड्स के होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी जिंदगी भर जीवन पर्यंत स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करता है और इसका कोई भी द्रव्यमान नहीं होता। लेकिन अगर ये हिग्स फील्ड से रिएक्ट करता है तो ये हिग्स फील्ड से गुजरते हुए हिग्स फील्ड से एनर्जी को लेकर अपना द्रव्यमान बना लेता है, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार कम होने लगती है और इसका द्रव्यमान बढ़ने लगता है और आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² को सेटिस्फाई करता है। वो पार्टिकल्स जो हिग्स फील्ड से रिएक्ट करके अपना द्रव्यमान बढ़ा लेते हैं वो फर्मियंस पार्टिकल्स होते हैं। जो हिग्स फील्ड से रिएक्ट नहीं करते वो बोसॉन्स होते हैं। तो भाई जरा ये सोच कर देखो, अगर यूनिवर्स में हिग्स फील्ड ही ना होती तो समझ रहे हो ना, पार्टिकल जो पैदा होता वो हिग्स फील्ड तो होती नहीं, तो हिग्स फील्ड से रिएक्ट भी नहीं करता और जीवन पर्यंत हर समय वो स्पीड ऑफ लाइट से ही यूनिवर्स में ट्रेवल करता रहता।
ना कभी वो इलेक्ट्रॉन बनता, ना कभी वो प्रोटॉन बनता, ना कभी वो न्यूट्रॉन बनता, क्योंकि इनका तो सबका मास होता है। तो अगर हिग्स फील्ड्स नहीं होती तो ना इलेक्ट्रॉन होता, ना प्रोटॉन होता, ना हम होते, ना तुम होते, ना ये पृथ्वी होती, ना जीवन होता, ना होता बांस, ना बजती बांसुरी। तो समझ रहे हो हिग्स फील्ड्स कितनी जरूरी है, समझ लो। हालांकि हिग्स बोसॉन की थ्योरी 1960 में ही आ गई थी, लेकिन तब इसका कोई प्रमाण नहीं था ना। हिग्स बोसॉन की पुष्टि 2012 में स्विट्जरलैंड में स्थित लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मशीन, जो कि मानव इतिहास में बना सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है, उसकी वजह से हुई थी। ये एक 27 किलोमीटर लंबी मशीन है और इससे हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटॉन्स को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही हाई एनर्जी से एक्सेलरेट किया जाता है, जिससे वो लगभग स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से एक दूसरे से हेड टू हेड टकराते हैं और इससे आसपास की हिग्स फील्ड्स में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से दोनों प्रोटॉन्स आपस में फ्यूज होकर एक नए पार्टिकल्स को जन्म देते हैं। इसी को हिग्स पार्टिकल्स कहते हैं। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन से 100 गुना से भी ज्यादा होता है और ये बहुत ही छोटे समय के लिए बनते हैं और बनते ही तुरंत ये अपने से छोटे पार्टिकल्स में डिफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इनको डिटेक्ट करना और इनको रीड करना बहुत मुश्किल होता है। जब 2012 में हिग्स बोसॉन पार्टिकल की पुष्टि की गई थी तो 1960 में पीटर हिग्स, जिसने इसकी थ्योरी दी थी, उन्हीं के नाम पर इन पार्टिकल्स को हिग्स बोसॉन बोला गया और पीटर हिग्स को इस बात के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी हाई एनर्जी के पार्टिकल्स को एक दूसरे से कोलिजन किया जाता है, इससे एक तरीके का बिग बैंग इवेंट ही बहुत स्मॉल स्केल पर रेप्लिकेट होता है और इससे बिग बैंग इवेंट को समझने में भी आसानी होती है और यूनिवर्स के बनने को समझने के लिए हिग्स बोसॉन्स को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो अपना आज का ज्ञान का पिटारा हम यहीं पर बंद करते हैं और अगली बार हर वो इंसान जिसमें स्पेस को जानने का थोड़ा सा भी कीड़ा लगा होता है, उससे हम बहुत ही जल्दी फिर मिलेंगे स्पेस इन्फिनिटी में।